वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कौन सा है, वेक्टर। एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 12 है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके फॉर्मूले, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ का इसमें यूज़ होता है, आज उन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर के हम पढ़ें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। तो दो तरह की क्वांटिटी हम जानते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मे और मे नॉट बी डायरेक्शन। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, प्लस में डायरेक्शन। ठीक है, ये दोबारा सुन लीजिए। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनमें से मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिनका सिर्फ मात्रक होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आगे जा रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं इसके वेक्टर में बात करूँ तो मैंने कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी डायरेक्शन पता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैं आगे जा रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन जो है आगे की तरफ है। और एक होता है कि मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, एक होता है कि मैं 5 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। तो एक में है सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि ए से हम बी पॉइंट की तरफ जाएं, तो हम ए बी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर से। तो इसका जो है ए बी जो है ये तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और जो ये वेक्टर का साइन ऊपर लगा है ये क्या शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा ये। यानी कि मैं आपको एक डायग्राम में बताऊं तो जैसे कि ये डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ से और इधर की साइड जाऊं, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो मैं यहाँ से इधर की साइड जाऊं तो क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो मैं यहाँ ओ से ए की तरफ जाऊं तो किस किस पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ मैं? तो एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ ए जो वेक्टर होगा ओ से ए की तरफ, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। तो ओ ए जो वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, और के कैप जो होगा, के कैप इसमें है नहीं तो के कैप के लिए 0 के कैप लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम चालू करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जैसे कि हमको दे रखा हो ए बी वेक्टर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। हमको ये वेक्टर दे रखा है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर अंडर द रूट, यानी कि सम प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। कोफिशिएंट का स्क्वायर करने के बाद उसका जो हम सम कर देते हैं और अंडर द रूट कर देते हैं, तो वो होता है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और इसको शो कैसे करते हैं? जैसे कि और एक है, एक पॉइंट है, जैसे कि ये एक प्लेन है, ये ओ है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये मुझे जाना 2 पॉइंट की तरफ जाना है। तो ए एक हो गया और एक हो गया एक बी पॉइंट। मैं पहले ओ से ए की तरफ गया, यानी कि डायरेक्शन इसकी ये हो गई। फिर मैं वापस आके ओ से बी की तरफ गया, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। लेकिन अगर मैं वापस ना आके ए से डायरेक्ट बी की तरफ जाना चाहूँ तो मैं कैसे जाऊँगा? तो मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो ओ बी वेक्टर में से मैं ए बी को ओ ए को माइनस कर दूँगा। ओ बी जो वेक्टर होगा मैं ओ उसमें से ओ ए वेक्टर को माइनस कर दूँगा, जिससे मेरा ओ ए बी वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार के बारे में।
यानी कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला वेक्टर है कौन सा, जीरो वेक्टर, या जैसे हम क्या कहते हैं नल वेक्टर। मतलब इसका होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा वो तो जीरो वेक्टर होगा ही। यानी कि जीरो वेक्टर मतलब इस जीरो को मतलब समझ लेना है तो यही, लेकिन इसके ऊपर क्या है, अगर किसी जीरो को ऊपर ये साइन लगा हो तो उसके जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर होता है। और इसकी डायरेक्शन जो है नॉट डिफाइन होती है इसकी, नॉट डिफाइन। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा जो मैग्नीट्यूड है, मैं कहीं नहीं जा रहा तो मैं चारों तरफ जा सकता हूँ। मैं एक बार सोचूंगा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरी डायरेक्शन जो है वो नॉट डिफाइन है। डायरेक्शन मतलब मेरी कोई डिफाइन नहीं है कि मुझे इसी डायरेक्शन पे जाना है, मैं कहीं किसी भी डायरेक्शन पे जा सकता हूँ। तो डायरेक्शन जो है उसकी नॉट डिफाइन होती है जीरो वेक्टर की। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। यानी कि अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना हो, अगर मान लो मुझे ये वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इजकल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। मुझे ये वेक्टर दे रखा है और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूँ तो ए कैप इजकल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। और इसका नेक्स्ट पार्ट है इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और अगर वो वेक्टर खुद भी इक्वल हो, अगर जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और अगर वो वेक्टर खुद भी इक्वल हो, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि ए वेक्टर दे रखा है मुझे एक आई जे कैप प्लस में टू के कैप और टू आई कैप, ठीक है। तो बी वेक्टर भी सेम टू सेम एक ही होना चाहिए तो ही ये वेक्टर इक्वल होंगे। अगर इनमें कुछ भी चेंज हो गया, जैसे कि मान लो बी वेक्टर मुझे दे रखा होता टू आई कैप माइनस वन जे कैप प्लस में टू के कैप, अगर बीच में माइनस का साइन भी आ जाए तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है। ये माइनस का साइन डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अगर मान लो कोई वेक्टर आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे कि ए वेक्टर आपको दे दिया जाए कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में थ्री, ठीक है। अगर मैं बी वेक्टर मानूँ, कोई बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट में वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के थ्री। तो अगर अब यहाँ पे देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों वेक्टर हैं तो डिफरेंट, लेकिन इनका जो है मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल के ये लिख सकते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल देन
इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोज वेक्टर आर इक्वल, बट इफ टू वेक्टर are already equal, then it is always true that their magnitude are equal। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो ये जरूरी नहीं है दैट कि दोज वेक्टर इक्वल, कि दोनों वेक्टर इक्वल हों, बट परंतु इफ टू वेक्टर ऑलरेडी इक्वल, लेकिन अगर टू वेक्टर आर इक्वल हैं, अगर टू वेक्टर पहले से इक्वल है तो ये हमेशा सच होगा कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये हमेशा सच होगा कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है तो मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? कोलिनियर वेक्टर, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो। भाई पैरेलल होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड में चेंज भी हो सकता है, लेकिन क्या है, वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर में जैसे मान लूँ कि ए बी वेक्टर इधर साइड है और सी और डी वेक्टर इधर साइड है, और जैसे मान लो कि ये वेक्टर इधर साइड है, कौन सा, ई और एफ। और देख सकते हैं ये तीनों वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है इधर साइड, और ये जो है वो इस इधर साइड डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल वेक्टर में जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर, यानी कि एक जैसे वेक्टर। और जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, और इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, अगर हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया जाए कि दो वेक्टर जो हैं वो आपस में कोलिनियर हैं, तो उनमें ये कंडीशन अप्लाई होती है कि A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है इसका, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब प्लेन, प्लेनर मतलब प्लेन, को मतलब सेम, यानी कि लाई इन ए सेम प्लेन, किसी इसी सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। जैसे मान लो मेरा ये एक प्लेन है, ये एक प्लेट है मेरे पास। ठीक है, ये एक प्लेट है और इसमें वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर इधर साइड है, एक वेक्टर इधर साइड है, एक वेक्टर इधर साइड है। तो इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। तो इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये सारे वेक्टर जो हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ कि कोप्लेनर वेक्टर है। और कोप्लेनर वेक्टर, अगर कोई कोप्लेनर वेक्टर है तो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा एक कि अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो, अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल चला जाएगा आपके 12th में। सिर्फ इतना ही है कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करने वाले कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट पार्ट है इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं?
पोजीशन वेक्टर, किसी वेक्टर की पोजीशन को शो करने वाले वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊँ, तो ये एक ग्राफ है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई है, ठीक है। और मैं 1 2 3 1 2 3, अब मैं मान लो मुझे इधर जाना है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है यहाँ पे, और मुझे ओ से ए की तरफ जाना, तो मैं ओ से ए की तरफ जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि 1 2 3 1 2 3, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ए जो है किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 3 पे, और वाई एक्सिस में किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 2 पे। तो ओ ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस में 2j कैप। इसमें z एक्सिस है नहीं, तो z एक्सिस के क्या कर देंगे हम, 0k कैप, ठीक है। ये होता है पोजीशन वेक्टर, किसी वेक्टर की पोजीशन को शो करने वाला, किसके रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर को शो करने वाला पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। और अगर मुझे सिंपल वेक्टर दे दिए हो और मुझे 2 वेक्टर पूछे हो, जैसे कि मान लो मुझे दे रखा है ए पॉइंट पे क्या है, ए वेक्टर है, और बी पॉइंट पे क्या है, बी वेक्टर है, और सी पॉइंट पे क्या है, ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर है, और डी पॉइंट पे क्या है, माइनस ए वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर है। और मान लो मुझसे कहे कि ए सी वेक्टर फाइंड करो, तो ए सी वेक्टर क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मुझे ये कह दी, ठीक है, तो ए सी का पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालें तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, आगे वाले में से पीछे वाला पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, तो ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया था हमें, ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2b वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब इससे इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नया टॉपिक है, कौन सा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला पार्ट आता है कौन सा, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सबसे पहला टाइप आता है इसका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भाई, जब ट्राइंगल किसी लॉ में अगर ट्राइंगल आ रहा है तो हमें ट्राइंगल की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे ट्राइंगल बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा हो ऐसे ही बनाना है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, और मैंने राइट एंगल मान लिया B पे है। तो AC जो है वो इसकी हाइपोटेनियस है, BC जो है वो इसकी परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, बेस है इसका। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे ये कहता है कि हाइपोटेनियस इक्वल्स टू सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि AC वेक्टर इक्वल्स टू AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे ये कहता है कि हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर के। तो ये हो जाएगा, जैसे मैं मान लूँ हमें दे रखा है AB वेक्टर, हमें यहाँ पे दे रखा होता जैसे कि 2b वेक्टर, और हमें BC वेक्टर दे रखा होता जैसे कि 2c वेक्टर। तो हम अगर AC वेक्टर हमें इसमें फाइंड करते तो क्या आता है, AB प्लस BC, तो क्या आ जाएगा 2b वेक्टर प्लस में 2c वेक्टर, ठीक है। ये होगा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। अब है इसका एक इम्पोर्टेंट लॉ और है, कौन सा, सेकंड लॉ इसका कौन सा, पैरेललोग्राम। वो था ट्राइंगल लॉ और ये है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम मतलब जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो। तो
ए बी सी और डी, और ए सी क्या है, इसके डायगोनल हो जाएंगे और एक बी डी डायगोनल हो जाएगा। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मान ली मैं इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी ऊपर की तरफ है, तो इसकी भी ऊपर की तरफ होगी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो क्या है, ए बी का जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो सी डी के पोजीशन वेक्टर के इक्वल होगा। अगर बी सी ए डी के इक्वल है पैरेलल है तो बी सी का पोजीशन वेक्टर ए डी के पोजीशन वेक्टर के इक्वल होगा। और ए सी जो इसका डायगोनल है, इस पे अगर हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर। और अगर हम बी डी पर लगाएं, बी डी जो है तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी पर लगाएंगे तो एक तो डी ए और एक ए बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इधर साइड होगी और इसकी डायरेक्शन होगी इधर साइड। तो अगर मैं इसका लगाऊं तो होगा डी ए वेक्टर प्लस में बी ए वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर साइड है, इसकी डायरेक्शन जब हम इधर से जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर साइड। तो बी डी वेक्टर क्या होगा, डी ए वेक्टर प्लस में बी ए वेक्टर। और बी ए जो वेक्टर है अगर मैं इसको चेंज करूं ए बी में तो क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर ए बी में चेंज करूं तो ये जो ए है जो आगे आएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट, तो वो क्या है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर का सबट्रैक्शन रूल क्या कहता है, वेक्टर का सबट्रैक्शन रूल ये कहता है कि अगर मुझे दे रखा है ए वेक्टर इजकल टू ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अगर मुझे निकालना है कि ए माइनस बी वेक्टर, तो क्या करूँगा मैं, इसमें से जिस कंपोनेंट के पॉइंट हैं उस कंपोनेंट में से उसी को माइनस करेंगे। जैसे आई कैप के सेम कंपोनेंट है तो आई कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से ए माइनस एक्स प्लस में जे कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा, बी माइनस वाई प्लस में के कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा, सी माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया सबट्रैक्शन रूल ऑफ वेक्टर का। अब इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाइंग ऑफ ए वेक्टर बाय ये नहीं, इसके बाद पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडिंग पॉइंट। इसके बाद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें किसी ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो। जैसे कि मान लो एक मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे पास, इसका ए वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट है कोई और, जैसे मान लो पी पॉइंट मान लूँ मैं। ठीक है, और ये जो है वो इसको m/n में कट कर रहा है। तो अगर मैं इसका इंटरनल डिवीज़न निकालूं, इंटरनल डिवीज़न और एक होता है एक्सटर्नल डिवीज़न, ऐसा ही हुआ है। अगर मैं इसका इंटरनल डिवीज़न निकालूं यानी कि प्लेन के अंदर, अगर किसी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट किसी लाइन को कट कर रहा है तो उसका इंटरनल डिवीज़न क्या होगा, एम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। और अगर इसका एक्सटर्नल डिवीज़न निकालें तो क्या आएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल के लिए बीच में प्लस आएगा, एक्सटर्नल के लिए बीच में माइनस आएगा। और अगर मुझे देर का मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट, ये आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे इसके, इसलिए मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। 12.5 या 4 है इस टॉपिक की। तो अगर मुझे किसी पोजीशन में किसी मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो उसका क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे एक ट्रायंगल दे रखा है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और मुझे इसका
और ये एक सेंटर दे रखा है इसका जी पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर दे रखा है इसका। अगर मुझे इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालना तो कैसे निकालूंगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर अपॉन में 3। ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है ए, बी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर बी, सी का है सी वेक्टर, ठीक है। अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसके मैं निकाल लूँगा जी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर्स का प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले, डॉट प्रोडक्ट या जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मुझे 2 वेक्टर दे रखे हों, ये एक पॉइंट है और ए वेक्टर तो है इधर साइड और बी वेक्टर जो है इधर साइड है इसका, ठीक है। और मुझे ये एक थीटा एंगल पे मुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो थीटा है। और अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा में। याद रखना डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है हमेशा और स्केलर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर थीटा की वैल्यू है जो वो 90 है, थीटा की वैल्यू जो है 90 है, थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ये बी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर हुआ, जब बी वेक्टर ए वाले वेक्टर परपेंडिकुलर हो, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू होगी 90 और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है 0 आती है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि ए वेक्टर ये हुआ और ये हुआ बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसकी थीटा की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है, कंपोनेंट दे रखा है, एक ये और एक इधर की साइड, तो ये होगा आई कैप एक्स एक्सिस पे, ये होगा जे कैप वाई एक्सिस पे और ये होगा के कैप जेड एक्सिस पे। और मान लीजिए आपसे पूछे कि भाई बताओ आई कैप इंटू जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, यानी कि एक दूसरे का प्रोडक्ट पूछ ले, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या होगा 0 के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों ये सब क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये जे है यहाँ पे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप, खुद के साथ प्रोडक्ट पूछे तो वो हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपसे पूछे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये क्या आ जाएगा भाई, जब वो खुद का खुद से प्रोडक्ट निकालना है तो थीटा की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, तो थीटा की जब वैल्यू ज़ीरो होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये 1 हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लेकिन सेकंड जो है, अगर ए वेक्टर है और उसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हम किसी तीसरे के साथ प्रोडक्ट करें तो इसका प्रोडक्ट होगा ही नहीं। अगर किसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें पहले से ही देख करके दे रखा है और उनका हम किसी तीसरे के साथ करें तो वो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ये हमेशा मीनिंगलेस है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट होगा ही नहीं कभी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर, अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, उन दोनों का अलग अलग प्लस करके हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर हमको अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसका इसके साथ, तो ए डॉट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का बी के साथ प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी का ए के साथ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बी वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर के इक्वल है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर, ए इंटू ए हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में बी इंटू बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा कोस एंगल आ जाएगा साथ में। ठीक है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको मैं लिखा देता हूँ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, माइनस वाले से माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हमसे पूछा जाए कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, हमसे ये पूछा जाए तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा ये। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी, इफ़ हमसे कह दी जाए कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी कि हमसे क्या कह दी जाए कि ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो बीच का एंगल है वो थीटा जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि जब थीटा ज़ीरो होगा तभी तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर थीटा ज़ीरो होगा तो क्या है, ए वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी है इसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अलग अलग दे दे जाए, यानी कि बीच में माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन कॉस में कब आता है, कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 पे कितनी होती है 0, लेकिन कॉस 180 पे कितनी होती है -1। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा, यानी ठीक है। तो इसकी 8th प्रॉपर्टी है, अगर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर दे रखा है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हम हमसे क्या कहिए कि ये जो है वो इसके इक्वल है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो यानी कि इसका मतलब है थीटा इजकल टू 90 है, कॉस की वैल्यू 90 हो, जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी है इसकी, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो भी थीटा इजकल टू 90 होगा और ए वेक्टर दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी 10th, इफ दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आता है, ये मैं पहले लिखा चुका हूँ। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक और है एक, अगर मुझे दे रखा हो जैसे कि ए वेक्टर दे रखा है मुझे एक्स आई कैप, सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ। अगर मुझे दे रखा है जैसे कि ए वेक्टर मुझे दे रखा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, अगर मुझे ये दे रखा है और अगर मुझसे डी आर एस पूछे, डी आर एस यानी कि डायरेक्शन रेशियो, अगर मुझसे डायरेक्शन रेशियो पूछे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए कैप इजकल टू एक्स, इसके जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए कैप इजकल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आई कैप, और वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कॉमा जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के कैप और जे कैप। ठीक है, और अगर मैं इसको एंगल की फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, कॉस एल्फा निकालूं तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ आई कैप, कॉस बीटा निकालूं तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ जे कैप, और कॉस गामा निकालूं तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ के कैप। ठीक है, ये हमारा हुआ डायरेक्शन रेशियो का टॉपिक ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ इसका ख़त्म।